हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 957 को। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, लेकिन भाई जिसको जहाँ प्रॉब्लम है आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास था कि दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम क्या था। तो आपको यार ये चीज़ें थोड़ा सा फैक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि जो दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था उसे Z1 को माना जाता है। ठीक, अब देखो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है एनएक को लेके कि यार क्या एनएक को नहीं मानते होंगे, तो भाई एनएक को भी मानते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, ये आपके 1936 के आसपास का है, तो ये पहला है। बट एक्चुअली जो ये था आपके पास, ये आपके पास एक मैकेनिकल है। मैकेनिकल बोले तो यांत्रिक कंप्यूटर आप इसे कह जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम एनए के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपका पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, बट ये आपके पास आता है डिजिटल फॉर्म में, या आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, बात समझ में आई। तो मतलब ये पूरी तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर नहीं था Z1 वाला, इसलिए हम इसको पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन अगर पहले आए पूर्ण रूप से डिजिटल प्रोग्रामेबल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, तो फिर आपके पास हमेशा किसका नाम आता है? एनिक का नाम आता है। इसी टाइप से आपके पास यूनिवेक का नाम आपने अक्सर सुना होगा। आपके पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक आपके पास कंट्रोलर, या इस टाइप से जो है इसकी फुल फॉर्म आती है ऑटोमेटिक कंप्यूटर करके। ठीक है ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर करके इसकी फुल फॉर्म आती है। तो ये आपके पास जो होता है, ये आपके पास पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो है आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया आप बताइए कि आपके पास जो है पहला जो है व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था, तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा? यूनिवेक हो जाएगा। अगर आपके पास डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर पहला आ जाए तो आपके पास एनिक हो जाएगा। और Z1 के बारे में तो आपको पता ही है, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ठीक, बट इलेक्ट्रॉनिक्स पूर्ण तरीके से आपके पास एनिक है। यूनिवेक की फुल फॉर्म आपके पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आपके पास इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। खैर, आगे बात करते हैं 87 की। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर एक्सटर्नल हार्डवेयर नहीं है? एक्सटर्नल हार्डवेयर से क्या मतलब है यार? एक्सटर्नल हार्डवेयर का मतलब जिसे आप बाहर से लगाते हैं। हार्डवेयर का मतलब सिंपल सी बात है, जिसे आप टच कर सकते हैं। अभी इसको बाहर से लगाना है। बाहर से कैसे लगाया जा सकता है? जैसे आप माउस लगाते हैं, एक्सटर्नली लगाते हैं। आप इसके अलावा जैसे प्रिंटर लगाते हैं, बाहर से लगाते हैं। क्या इसमें प्रिंटर है? जी हाँ। तो माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी आप एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं और हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। साउंड कार्ड जो है आप इसको अंदर इंसर्ट करना होता है, तो इसलिए जो है आपके पास जो ये साउंड कार्ड होता है, ये आपके पास ये क्या नहीं आता है? ये आपके पास एक एक्सटर्नल हार्डवेयर नहीं है, मतलब इसको एक्सटर्नली नहीं लगाया जाता है। बस इतनी सी बात थी जो आपको यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा रखनी थी। क्वेश्चन है डीएमए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक, ये आपके पास क्या होता है? एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका जो है मेमोरी से डायरेक्टली क्या किया जा सकता है? डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, तो उसको डीएमए बोला जाता है। इसकी बस आपको यहाँ पे केवल फुल फॉर्म थी वो पता होनी चाहिए। 89 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में बात यह है कि जैसे हम बात करते हैं अनुपम के बारे में, तो भाई ये हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। तो ये अनुपम था, ये आपके पास जो है बाक ने डिज़ाइन किया था। बाक के लिए जो है ये आपके पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए ये चीज़ डिज़ाइन की गई थी, या इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। इसी टाइप से जो पेज सीरीज है, ये आपके लिए किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? आपके पास इसके लिए इसरो के लिए। ठीक, तो ये पेज सीरीज इसरो से रिलेटेड है। अनुपम सीरीज बार्क से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके पास सिद्धार्थ के बारे में नाम आता है। ठीक, ये जो सिद्धार्थ है ये आपके पास पहला कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर है, बट ये आपके पास सुपर कंप्यूटर नहीं था। ये आपके पास जो है नॉर्मल जैसे कंप्यूटर होते हैं। एक पहला जो कंप्यूटर था, इसको पोस्ट ऑफिस में लगाया गया कंप्यूटर था। तो सिद्धार्थ नॉर्मली हम सुपर कंप्यूटर नहीं है, एक वो नॉर्मल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर आप जैसे कह सकते हैं, पर्सनल भी मैं उसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसको तो हमने डाक घर में बेसिकली इसको लगाया था। लेकिन इन दोनों को आप याद रख सकते हैं, अनुपम सीरीज हो गया, पेस हो गया, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और साथ ही साथ में आपके पास जब नाम आते हैं हमारे पास परम का, परम युवा का, तो ये सारे आपके पास कैसे नाम हैं? ये सुपर कंप्यूटर की जो है आपके पास सीरीज मिल जाती है। खैर, 90 क्वेश्चन क्या बोलता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? बताया जा रहा है कि भैया इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? क्या मेमोरी के द्वारा किया जाता है, या पेरिफेरल के द्वारा किया जाता है, या फिर आपका सीपीयू द्वारा किया जाता है? तो इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है भाई? ऑब्वियसली बात है भैया, मेमोरी तो नहीं करती होगी, सीपीयू नहीं करता है। ओके, अब इसमें आपके पास जो है आंसर क्या आ सकता है? इनपुट से आउटपुट में हमें यहाँ पे रूपांतरण करना है, तो यार यहाँ पे आपके पास सीपीयू आएगा ना। ठीक है ना। मेमोरी आउटपुट कैसे रूपांतरण करें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पेरिफेरल डिवाइसेस तो आपके पास एक्सटर्नली अटैच होती हैं, ये भी नहीं कर सकता है।
आपका सीपीयू क्या है बेसिकली, आपके पास कुछ इस टाइप से, आपके पास सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है, आपके पास यहाँ पे और एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपके पास एक इनपुट होगा, आपके पास एक आउटपुट होगा। यहाँ पे आपके पास एएलयू आ जाता है, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, मेमोरी आता है। यहाँ से आप सिंपली इनपुट देते हो यार, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यही तो कुछ करते हो, है ना। अब आपने नॉर्मली यहाँ पे इनपुट दिया, कंट्रोल यूनिट का काम है डिसाइड करना कि भैया उसको एएलयू के पास भेजना है या मेमोरी के पास भेजना है। एएलयू के पास भेजेगा तो यहाँ पे आपके पास एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। ये चार जो ऑपरेशन है यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। बट अगर सेव करना है तो कहाँ भेजेगा, उसको मेमोरी के पास वो भेज देगा। और अगर इस टाइप से कोई चीज़ें हैं तो भैया आपको यहाँ पे आउटपुट में रिजल्ट भी दे देगा। तो हम कह सकते हैं यार कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण आपका सीपीयू करता है। तो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम सीपीयू कहते हैं। हालांकि जो मेमोरी होता है वो टेक्निकली सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। जो रजिस्टर्स होते हैं जैसे हम कैश मेमोरी वगैरह कहते हैं, तो वो आपका सीपीयू का हिस्सा माना जाता है, बट ये मेमोरी वैसे सीपीयू का हिस्सा नहीं माना जाता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से बोला 15वां है, और यदि वह 4 स्थान दाएं से रख जाती है तो दाएं सिरे से उसका 8वां क्रम हो जाता है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत सिंपल है। हम एक पंक्ति बना लेंगे। हमने भैया ये एक पंक्ति बना दी। हमने कहा कि भैया जो आपके पास नीता है वो बाएं से 15वें नंबर पर है। हमने कहा भैया ठीक है, हमने इसको नीता को यहाँ बनाया और 15वीं पोजीशन में नीता को दिखा दिया, तो ये हमारे पास हो गई नीता 15वें पोजीशन में, ठीक, बाएं से। उसने कहा यदि वह 4 स्थान बोला दाएं सरकती है, दाएं सरकना का मतलब इस तरफ, यानी 4 स्थान बोले तो 1 2 3 4, यानी 15 के बाद 16 17 18 19, यानी एक्चुअल में अब वो बाएं से कौन सी पोजीशन पे हो गई, वो अब 19वीं पोजीशन पे हो गई। कौन, नीता। और फिर इसने कहा कि दाएं सिरे से वो अब 8वें क्रम पे हो जाती है। अब एक्चुअल में दाएं से मतलब यहां से वो 8वें क्रम पे हो गई, तो यहां से दाएं से वो 8वें क्रम पे हो गई, ऐसे, ये नीता। बात समझ में आ गई। अब आपको बताना है कि टोटल कितने बच्चे हैं बोला इसमें, तो टोटल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। हमें पता है किसी भी एक आदमी का जब हमें राइट और लेफ्ट पता होता है तो राइट प्लस लेफ्ट -1 करते हैं टोटल निकालने के लिए। राइट से इसका स्थान था आपके पास 8 और ये लेफ्ट से आपके पास 19 पोजीशन हो गई, और -1 कर लीजिएगा। आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, 19 -1 कर लीजिए, 18 आ जाएगा, और आपके पास 18 + 8 26 आ जाएगा, यानी बी जो है आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। यानी टोटल बच्चे उस क्लास में या उस लाइन में आपके पास 26 रहे होंगे भाई। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का तरीका, पहले सिंबल 1 1 काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास पहला ये मिलेगा, कौन सा है ये पहले वाला, ये वाला, बात समझ में आई, एक पहला ये है। उसके बाद दूसरा आपको ये मिलेगा, उसके बाद तीसरा आपको ये मिलेगा, उसके बाद चौथा आपको ये मिलेगा। तो ये 4 ट्रायंगल आपके पास हो गए, बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा यार देखो 4 हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, जो सिंगल सिंगल है, अब डबलिंग करो। डबलिंग का मतलब आप इस ट्रायंगल को इसके साथ अटैच करो, ये आपके पास एक मिलेगा कुछ ऐसे, बात क्लियर। उसके बाद इसको और इसको देख लो, इन दोनों को मिलाओ, दूसरा ये हो जाएगा आपके पास। तीसरा इसको और इसको मिलाओ, यानी ये पूरा मिला के ये वाला कुछ ऐसे, और एक स्कोर इन दोनों को मिला के भी एक मिलेगा, यानी टोटल कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 4। ये कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। ऑब्वियसली बात है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये फिगर ऊपर वाला वही है, सेम नीचे वाला भी वही है, यानी 4 ऊपर थे, यानी 4 और 4 कितने हो गए टोटल आपके पास 8 हो गए। तो ऑब्वियसली बात है नीचे भी आपको कितने मिलेंगे, इसमें भी आपको 8 ही मिलने वाला है, क्योंकि फिगर सेम है, अलग नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब जब 2 फिगर आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो नए ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, बस यही चीज़ ध्यान रखनी होती है। और अगर अभी ध्यान दोगे ना तो अभी इसमें कोई भी नया ट्रायंगल नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इन दोनों को ऐड करके आपको जो भी मिलेगा आंसर कितना 16, तो आपका इसका मतलब यहाँ पे 16 जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे 16 आ जाते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में लगाने के लिए यार अगर आपको डिक्शनरी देखनी आती है तो आसानी से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो देखो पी सब में है, बिल्कुल है। हम सबसे पहले देखेंगे पी के बाद क्या आता है सबसे पहले, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। यानी देखो यहाँ पे पी आई है, पी आई है, पी ए इधर आ गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और किसके पास पी ए है, इसके पास पी ए है भाई, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब देखो ए के बाद देखो टी पहले आता है या एस पहले आता है, आपने देखा सर एस पहले आता है, इसका मतलब पहले पे ये आएगा यानी 5वां। ध्यान रखो 5वां किसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। देखो 5 के बाद तीसरा आएगा, ऑब्वियस सी बात है दूसरी पोजीशन आपके पास ये वाली होगी क्योंकि पी ए टी दूसरा ये आएगा। तीसरा कौन सा आ सकता है, तीसरा कौन सा आएगा, देखो पी आई है, पी आई है, ई है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है तीसरा ही आने वाला है क्योंकि भैया पी के बाद ई आता है कि पहले आई आता है,
ई पहले आता है। चौथा कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे पी आई है, इधर भी पी आई है, लेकिन इसके पास ई है, देखो यहाँ पे ई है, इसके पास क्यू है, इसका मतलब चौथी पोजीशन आपके पास ये आएगी। चौथी पे मतलब दूसरा वाला आएगा, इसका मतलब सी वाला इसमें आंसर होगा, पहले पांचवा होगा भैया, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर दूसरा होगा, और फाइनली एक वाला लास्ट में आ जाता है। तो इस टाइप से जो है आप इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप इस चीज को ध्यान रख सकते थे। 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको जरा देख लेते हैं। यदि ए को बोला हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो लिखो यहाँ पे ए को पॉजिटिव, कहाँ पे ए पॉजिटिव, तो ए को पॉजिटिव लिख दो। डी को मल्टीप्लाई कर दो, डी को मल्टीप्लाई कर दो। सी को नेगेटिव कर दो, सी को नेगेटिव कर दो। बी को आप डिवाइड कर दो, कुछ ऐसे। बात समझ में आ गई। डी मास रूल आपको पता होना चाहिए। डी मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम बोला डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला पोर्शन। इसको यहाँ पे ऐसे लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास 25 तो है ही भैया, आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 82 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और इसको डिवाइड कर लीजिए 132 अपॉन 11, 11 बन जाए 11, 11 टू 22, ये कुछ आपको ये मिलने वाला है। इसको ऐड कर लीजिए, 13 5 जो आपके पास 65 होता है, यानी मल्टीप्लाई, ठीक। 13 टू 26 एंड 32 यानी 325 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 82 से 12 माइनस कर लीजिए, आपको मिलेगा 70। इनको ऐड कर लेना, आपको मिलेगा इतना 3 7 2 9 यानी 395 जो है आपके पास आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर आपके पास हो जाता है। क्लियर हो रही है बात। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, और इसमें अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं इंसान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, आपको ये कुछ क्वेश्चन दिया है। वृत्त बोला सर्जन का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, इसका मतलब वृत्त कौन सा है, वृत्त आपके पास ये है, तो वृत्त में क्या है आपके पास सर्जन, पहली बात। त्रिभुज डॉक्टर, त्रिभुज कौन सा है भैया, त्रिभुज ये वाला है, तो हमने कहा त्रिभुज क्या है आपके पास डॉक्टर। उसके बाद आयत क्या है प्रोफेशनल, तो हमने कहा भैया ठीक है, आयत क्या हो गया हमारे पास प्रोफेशनल, ओके ग्रेट। उसके बाद पंचभुज क्या करता है भारतीय, पंचभुज क्या है आपके पास भारतीय। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या बताना है, कौन सी भारतीय डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है। पहले तो भारतीय होना चाहिए और फिर डॉक्टर भी होना चाहिए। देखो पहले भारतीय वाला उठाओ, भारतीय वाला हमारे पास पंचभुज वाला है ना, इसका मतलब जो भी होगा आंसर वो ये पंचभुज के अंदर वाला आंसर होगा, पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, पंचभुज के अंदर आंसर होगा। अच्छा भारतीय है और डॉक्टर है, अब डॉक्टर वाला कौन सा है, डॉक्टर वाला आपके पास हो गया ये वाला, यानी ये वाला जो है आपके पास डॉक्टर वाला है, इतना पोर्शन। बात क्लियर है। और हमें बताना है सर्जन भी है, और सर्जन कौन सा, सर्जन है भाई आपका ये वाला गोला सर्जन है। अब चीज देखो, आप एक चीज ध्यान रखोगे इसमें, केवल एक 5 मतलब ये वाला 5 ऐसा है जो भारतीय भी आ रहा है, आपका प्रोफेशनल के अंदर भी आ रहा है, नॉट प्रोफेशनल डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है, और सर्कल के अंदर भी आ रहा है, केवल 5। देखो ध्यान रखो सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो ये सी है वो भारतीय के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए 5 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वैसे इसके और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन जिसको जो तरीका आता है, जो आपको ज़्यादा उचित लगता है, जिसमें आपको सहज फील होता है, आप उस तरीके से उसको सॉल्व किया करें। 96 क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आरेख दिया गया है, बीमारियां रतौंधी कैंसर। आपको पता है बीमारी रतौंधी और कैंसर दोनों बीमारियां हैं, बट दोनों में डिफरेंस है भैया। बीमारी है, बीमारी का आपके पास आ गया बाहर से, आपके पास एक रतौंधी है और एक आपके पास है कैंसर। रतौंधी विटामिन ए से होने वाला रोग है, कैंसर आपका डिफरेंट टाइप से हो सकता है, जब सेल आपकी मल्टीपल तरीके से बढ़ती हैं तो कैंसर हो सकता है। खैर ये दोनों के दोनों अलग चीज़ हैं, इसलिए इनमें हमने कॉमन रीजन भी नहीं रखा, और दोनों है बीमारी, इसलिए ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो 96 भी आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाना चाहिए। 96 ये 7 क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, ओके मैंने कहीं क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया, ओके नहीं डन ठीक है। 97 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। देखो यहाँ पे आप 56 और 32 से कैसे 24 बनाएंगे, इनका जस्ट डिफरेंस करके 56 से 32 माइनस कर लो 24 मिलेगा, 64 से 22 माइनस कर लो 42 मिलेगा, सेम है 87 से 31 माइनस करो 56 मिलेगा। अब 68 से कितना माइनस करोगे सो दैट कि 32 मिलेगा, आप बोलोगे कि यार मैं 36 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 32। बात क्लियर हो रही है। तो देखो कितना आसान सा प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी घूम गए होंगे। तो ये प्रश्न ऐसी है यार, ये सभी के सभी जो है आपको प्रैक्टिस मांगती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और पहचानिए कि कौन सा विकल्प जो है वेन आरेख के संदर्भ में सही है। क्या बताना है मुझे, सही बताना है। पहला देखिए, कुछ पक्षी बोला वायुयान नहीं है, क्या ये बात सही है, कुछ पक्षी वायुयान नहीं है, बिल्कुल बात गलत है। क्यों, क्योंकि भैया यहां पे तो सभी पक्षी वायुयान है। देखो ना, ये आपके पास वायुयान है, इसके अंदर आपके पास पक्षी हैं, तो मैं कह सकता हूं सभी पक्षी वायुयान हैं, क्योंकि वायुयान के अंदर पक्षी है।
तो सभी आ जाएगा, पहली बात। दूसरा, सभी वायुयान पक्षी हैं, क्या ये बात सही है? बात गलत है। अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो उसके लिए मुझे पक्षी बाहर बनाने पड़ते और वायुयान हमें अंदर बनाना पड़ता, और अभी आप देखेंगे ये जस्ट अपोजिट है, पक्षी अंदर है वायुयान बाहर है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अगर ये कुछ ऐसा होता कि कुछ वायुयान पक्षी हैं तो तब ये बात सही होती, अभी के लिए बात गलत है, तो ये बात भी गलत है। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर मैंने कहा सभी पक्षी उड़ सकते हैं तो इसका मतलब आपको ये मिलता कि भैया पक्षी ऐसा होता और आपके पास उड़ना बाहर से होता, तो ये उड़ना होता, ये पक्षी होता, तब ये बात सही होती। अभी तो ये कुछ का साइन बन रहा है ना कि कुछ ही पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं, इसलिए ये भी बात गलत हो सकती है। लेकिन चौथा वाला सही है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब इसका जो निष्कर्ष है, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ये कुछ ही वायुयान है जो उड़ सकते हैं, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो डी आपका यहां पे आंसर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आप इजीली से कर सकते थे। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें एक चित्र ढूंढना है जो इसका सही बनाए। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक ऐसा चित्र लगाना है, ये ऐसा चित्र लगाना है जो इसका मिरर इमेज ये दे। कौन सा लगाएंगे? देखो सबसे पहले ये देखो, ये शीशे से दूर है, शीशे के पास जा रहा है, ये शीशे के दूर है और शीशे के पास जा रहा है, ऐसे। पहली बात, ये आपके पास यहां से ये इस तरफ जाएगा तो इसको यहां से ऐसे बनाओ, इस टाइप से। कहने का मतलब देखो, ये शीशे से दूर जा रहा है ना, ये शीशा है, ये शीशे से दूर जा रहा है, ये ऐसे आएगा। ध्यान रखो, ये वाली साइड शीशे के पास में है, ये वाली साइड इस तरफ आएगी कहीं, ये वाली इधर। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो, क्या ये कहीं है? आपने देखा इसके पास है, आपने देखा इसके पास भी है, लेकिन नीचे वाला क्या इसके पास है? आपने देखा नीचे वाला तो नीचे है, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, इसमें सही है, बाकी इसमें देखो, इसमें भी सही आ रहा है कुछ कुछ, हाँ ये भी बात सही है, ये दोनों सही है, ये वाला भी गलत हो जाता है। इसका मतलब ए और बी में आपके पास आंसर हो सकता है। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान दो, देखो दोनों एक जैसा नजर आ रहे हैं। देखो ऊपर के ये चार, ऊपर के ये चार, क्या एक जैसे हैं? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि आपको एक चीज़, ये देखो यहाँ पे सिंपल एरो है, ये भी एरो है, बट यहाँ पे आपके पास ये जो एरो हैं वो एरो नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ ऐसा ना, ये एरो थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए आंसर आपके पास यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यही आएगा भाई, ये वाला। क्लियर हो रही बात? ये एरो है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आपके पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप से जो है आपको इसको ढूंढना था, जो आप इजीली ढूंढ सकते थे। चलिए साहब, आज का लास्ट कुछ प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे सभी फूल मोमबत्ती हैं, तो ये देख लो आप, ये फूल हो गया, सभी फूल आपके पास मोमबत्ती हो गए, ऐसा पहली बात। और कोई मोमबत्ती लैटर नहीं है, कोई मोमबत्ती आपके पास लैटर नहीं है, तो हमने कुछ ऐसे कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कैसे बनाना है? तो वेन डायग्राम इसका ये बनेगा। अब क्या करना है? अब तो बहुत आसान है। क्या निष्कर्ष देखो, कोई फूल लैटर नहीं है, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि लैटन और फूल का कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों अलग है। लैटन अलग बिल्कुल अलग है, फूल अलग है। और दूसरा देखो, सभी मोमबत्ती फूल है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। क्या सभी मोमबत्ती फूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर सभी मोमबत्ती फूल होती तो ये कुछ ऐसे बनता, क्या ये मोमबत्ती अंदर आती और फूल भाई इसके बाहर से आते, तो मैं कह सकता था सभी मोमबत्ती के हैं आपके पास फूल हैं। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब आपके पास क्या होगा, केवल निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष आपके पास उपयुक्त नहीं है। ओके, आपके पास डी आंसर आ जाएगा। केवल निष्कर्ष जो पहला है वो आपके पास उपयुक्त हो जाता है, दूसरा वाला आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहला वाला आंसर आ जाएगा, दूसरा वाला रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये बात समझ में आई होगी। आसान है, चीज़ें टफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।